नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। आज आजम खान को उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई हेट स्पीच के मामले में और साथ ही साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सवाल ये उठता है कि ये हेट स्पीच आखिर आती कहां से है, होती क्यों है। इसलिए कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें किसी न किसी नेता पर भड़काऊ भाषण देने के इल्ज़ाम समय समय पर लगते रहे हैं। आजम खान पे आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और साथ ही साथ उन्होंने उस डीएम के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। इस तरह के बयान देने वाले नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, चाहे ओवैसी का मामला लें या साक्षी महाराज का उठा के देख लें या संगीत सोम का उठा के देख लें। कुल मिला जुला के आज की ये कार्रवाई जो हुई है, कोर्ट की कार्रवाई, उसमें ये ज़रूर सामने आया है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ एविडेंसेस हैं तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। इस एक्शन के बाद आजम खान की विधायकी जाना तय है और साथ ही साथ वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि उनको जमानत दे दी गई ताकि वो अपर बेंच में अपील कर सके। इसी मुद्दे को लेकर आज की हमारी डिबेट है कि आखिर पॉलिटिक्स में जहां एंट्री के लिए कोई विशेष पाठशाला नहीं है, जहां एंट्री के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, वहां ऐसे लोगों का सस्टेन करना, ऐसे लोगों का आना कितना घातक है जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मनोज उपाध्याय, नेता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर सक्सेना, आरएलडी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। सबसे पहले आरएलडी प्रवक्ता अंकुर सक्सेना, आपका रुख करते हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं आजम खान और आपकी पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए रमन जी, सर्वप्रथम तो बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल जो है वो सदैव समाज में शांति एवं सहिष्णुता की भावना का परिचायक रहा है और हम लोग पक्षधर है कि राजनीतिक मर्यादाओं का पालन किया जाए और अपने वक्तव्यों में भी वो परिलक्षित हो और जनता के सामने ये मैसेज जाए कि हम लोग भाषा शैली को मर्यादित रखते हैं। जहां तक माननीय आजम खान साहब के द्वारा कहे गए कथन का मामला है या ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय का मामला है, तो कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है वो किन्हीं आधारों पे दिया होगा, लेकिन वो निर्णय आज की डेट में अंतिम है लेकिन अनंतिम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी अपील का भी प्रोविजन है। और अक्सर आपने देखा होगा बहुत से निर्णय होते हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं लेकिन अपीलेट लेवल पर वो परिवर्तित हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ठीक है, आज की डेट में ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है वो उसने अपने सामने जो एविडेंसेस आई है उन एविडेंसेस के आधार पर कुछ निर्णय दिया है। उनमें कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को अध्ययन किया जा रहा है और इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने भी माननीय आजम खान साहब को जमानत करने का समय देते हुए अवसर दिया और उसी आधार पे जब वो अपील करेंगे तो अपील में हमें पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं माननीय आजम खान साहब को बाइज्जत बरी घोषित किया जाए। चलिए आपके पास बाद में आएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग इतने माननीय हैं तो फिर इस तरह की हरकत क्यों करते हैं। हमारे साथ मनोज उपाध्याय, नेता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपका रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो आजम खान साहब को इस तरह की बयानबाजियों को बिल्कुल एकदम बंद होना चाहिए। किसी का भी, जिसे आजम खान जी ने एक बार नहीं कई बार ऐसी गलतियां किया। रह गई समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही उनका क्षेत्र ही ऐसा रहा है कि वो लगातार ऐसे बयानों, चाहे वो आपके उनके कोई किसी सांसद का ले, शफीकुर रहमान से लेके आप मध्य महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष तक आप देखिए, एक प्रकार से इनके तो कल्चर में यही लिखा है कि ये बयानबाजी करके ही एक दूसरे को भड़का के और उसको दंगे का रूप देने के बाद ये काम करते हैं। बिना दंगा भड़का इनको चैन नहीं आता है। इनकी सरकारों का भी रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उसमें ये आपको इस बात का आभास हो जाएगा। आपके नेता भी तो हेट स्पीच देते हैं। नहीं, हेट वो स्पीच हम देते हैं, लेकिन हम उस पर देखिए, अगर हमारे नेता का वो बयान गलत है तो हम उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई भी करती है, लेकिन इन लोगों ने कार्रवाई नहीं करती। संगीत सोम के खिलाफ कितनी बार एक्शन लिया गया आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, उसको हम लोग साक्षी महाराज के खिलाफ कितनी बार एक्शन लिया गया? बिल्कुल, आप भाई एक्शन जहाँ ये फंसेगा मामला, इसको हम देखते हैं। जहाँ फंसेगा मामला का मतलब नहीं समझ में आया मुझे। आपका ये कहना है कि अगर ऐसा कोई करता है आपकी पार्टी में तो आपकी पार्टी एक्शन लेती है, तो इन दो लोग के खिलाफ ही क्या एक्शन लिया गया ये बता दीजिए।
नहीं, जैसे इनके ऊपर भी देखिए, संगीत सोम साहब का जो इनका जो बयान है, उस बयान का भी एक तथ्य होता है, जिस तथ्य को जो है ये पूरा, अब जैसे मान लिया कोई अगर दे रहा है तो उसके पलटवार में ही भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर बयान देते हैं वो पलटवार में दिया जाता है, ना कि जो है किसी प्रकार से हम देकर दंगा भड़काने के लिए हम ऐसा किसी तरह से आप अगर हेट स्पीच कर रहे हैं तो वो पलटवार से मतलब नहीं होता। अगर हेट स्पीच होती है, नहीं, वो तो हम आपकी बात देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर देते हैं तो उस पर हम लोग, उस पर देखिए कार्रवाई, उसको हम लोग स्वीकार, वही तो जानना चाह रहा हूं मैं, क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, तो वही तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बयान इनका जो हेट इश्यू होता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब अगले उनको बयान उसमें देने के लिए, उनके जवाब को देने के लिए उस पर कहीं ना कहीं इस बात के लिए हेट स्पीच दिया जाता है। लेकिन रह के बाद ये लोग तो बिना कोई लॉजिक नहीं है। चलिए, प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रदीप जी, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। पॉलिटिक्स की कोई पाठशाला नहीं है, पॉलिटिक्स का कोई कॉलेज नहीं है, पॉलिटिक्स की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसे तमाम लोग चुन के चले जा रहे हैं। एक अच्छा कदम चुनावी सुधार की दिशा में हुआ कि एमपी एमएलए कोर्ट बनाया गया, और अगर कोर्ट इस तरीके से एक्टिवली अगर काम करता है तो डेफिनेटली आने वाले समय में राजनीति का स्वरूप बदलेगा। तो हम देखिए, कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि हम राजनीतिक शुचिता के पक्षधर हैं। अब हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे नेता किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी किसी के ऊपर ना करें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो बताया, स्वीकार किया कि वो हेट स्पीच देते हैं, इसके पक्षधर हैं, किसी के विरोध में देते हैं, किसी के समर्थन में देते हैं। अगर इतनी शुचिता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या भारतीय जनता पार्टी के अंदर है तो बताएं ना कि टेनी महाराज के लिए क्या किया इन्होंने, बताएं प्रवेश वर्मा के लिए क्या किया इन्होंने, मनोज ठाकुर के लिए क्या मनोज तिवारी के लिए क्या किया इन्होंने, अनुराग ठाकुर के लिए क्या किया इन्होंने। और जब प्रधानमंत्री जी स्वयं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं और जर्सी गाय की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या? बात ये नहीं है, बात ये आज आजम खान जी पर जो फैसला आया है, निश्चित तौर पर एक सराहनीय फैसला। अदालतों को आगे बढ़कर इस तरह के फैसले देने चाहिए। लेकिन बात देखिए, आज अभी ये बात कही जा रही है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ये अंतिम फैसला नहीं है, एसीजेएम कोर्ट का फैसला है। इसके बाद जनपद न्यायाधीश के पास, इनके पास अपील का अधिकार है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के पास इनके पास जाने का इनके पास अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाने का इनके पास अधिकार है। और आज भी एसीजेएम कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है और अपील का 1 हफ्ते का समय दिया है, जो नियमानुसार होता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या टारगेटेड करके डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना रही है क्या? और जो साक्षी महाराज के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी पे जो मुकदमे चल रहे हैं, इन पे जो मुकदमे चल रहे हैं, अदालत पे जो साक्ष्य वहां पर मौजूद होंगे, उस साक्ष्य के आधार पर अदालत अपना निर्णय सुनाती है। अगर सरकार जो इसके पीछे जो पैरवी करने वाली होती है वो सरकार होती है। सरकार की पैरवी अगर लच्चर होगी तो सरकार की गवाह अगर वहां तक नहीं पहुंचेंगे, अगर का सही अपने लोगों का और विरोधियों के लिए पैरवी के अलग अलग तरीके अपनाएगी तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि सरकार डबल स्टैंडर्ड नेताओं के साथ या हेट स्पीच में डबल स्टैंडर्ड अपना रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। जवाब दीजिए मनोज उपाध्याय जी। निश्चित तौर पर प्रदेश या देश की राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले का जो है भारतीय जनता पार्टी सदैव सम्मान करती है। कोर्ट का फैसला जो भी आता है उसको हम देखते हैं। हम ये नहीं कर रहे, चाहे राहुल गांधी जी का बयान आपने कहा, राहुल जी के जो बयान आते हैं, इनके कई नेताओं के लाइन से आप बयान, दिग्विजय सिंह से लेकर भारतीय जनता पार्टी सबको पेश नहीं कर सकती। बयान बताइए, राहुल गांधी जी का वो बयान बताइए, सुन लीजिए, आप सुनना सीखिए कम से कम। आप मानिए राहुल गांधी जी का बयान बताइए, जिसे आप बताइए, आप हेट स्पीच बताइए, कौन सा माननीय मोदी जी कांग्रेस का कौन सा हेट स्पीच था? आप दूसरी राहुल गांधी जी के बयान को बताइए जिसे आप हेट स्पीच की श्रेणी मिलाते हैं। उसको देखिए, जिस तरह से आप रखेंगे कोर्ट में फैसला सरकार थोड़ी ना की जाएगी। ये कहीं ना किसी जगह से आप लोगों के सारे बयानों को नहीं बिल्कुल आपको हम दे रहे हैं, अभी हम आपको दे रहे हैं, उसमें कोई आपका इफर्ट नहीं है। लेकिन आप उसको जो है आपने नहीं आप देखिए, आप लगातार आप शोर मचाएंगे क्योंकि आप शोर के बल पे जीतना चाहते हैं, क्योंकि जनता का जनाधार तो आपका रह नहीं गया। आपको शोर मचाने में आनंद आता है। आप एक से बयान आप लोग देते आते हैं तो आप कोई वो नहीं आता। इस नाते जो है आपसे कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला है। जवाब दीजिए मनोज उपाध्याय जी, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। नहीं तो वही हम बता रहे हैं कि अभी जो है आप ये कोर्ट का जो आप कर रहे हैं, कोर्ट को सरकार थोड़ी ना चुनाव राहुल गांधी
को जो है तुरंत मैं आपको दे रहा हूं राहुल गांधी जी का। बताइए। आप अपने साथ वापस लीजिए, वरना हम ये मानेंगे आप इस तरह के मिथ्या आरोप पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल आप कार्रवाई करो। नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बताइए आप कोई कांग्रेस का कोई ऐसा बयान बताइए जो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। माननीय श्री राहुल गांधी जी का बयान। हाँ, मैं तुरंत उसको दे रहा हूं, थोड़ी आप देखिए, मैं उसको एक संभ्रांत चैनल पर आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं दे रहा हूं, तुरंत दे रहा हूं, आप थोड़ी सी धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठे, नहीं, आप तुरंत धैर्य रखिए, मैं तुरंत आपको दे रहा हूं। आप नेट पे सर्च कर रहे लगता है। नहीं, नेट पे नहीं, उसको भाई देख रहे हो, अभी लिख के वो दे रहे हैं हम तुरंत जो है उस पे हमने उसको नहीं, ऐसे कैसे डिबेट होती है? ऐसे डिबेट नहीं होती है को बताइए, मनोज उपाध्याय जी, ऐसी डिबेट नहीं होती है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी का एक मैं राहुल गांधी जी का ही बयान दे रहा हूं तुरंत। की श्रेणी में आता हो, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। नहीं, झूठ झूठ बोलने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है। मनोज उपाध्याय जी, ऐसी डिबेट नहीं होती है। डिबेट में फैक्ट के साथ होती है, डिबेट फैक्ट्स के साथ होती है। मनोज उपाध्याय जी, आपके पास फैक्ट है ही नहीं, आपने ऐसे ही हवा में बोल दिया, उसका प्रूफ दीजिए। नहीं, मैं प्रूफ इसी को हम अभी जो है तुरंत करके दे तो दीजिए ना, आप तुरंत क्या होता है? इतना बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं दे रहा हूं, तुरंत दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं भाई? ये अधिकार सिर्फ मोदी जी के पास है, उनके पास सुरक्षित है। झूठ बोलने का अधिकार सिर्फ मोदी जी के पास सुरक्षित है। इसके अलावा कोई झूठ बोलेगा तो हम उसे कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप ये स्कोर लीजिए, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का बयान है उस पर कोई प्रश्न ही नहीं। बताइए, आप बताइए माननीय श्री राहुल गांधी जी का वो बयान बताइए जो हेट स्पीच की श्रेणी में आता हो। देखिए, मैं उसी बयान को जो है आपके सामने रख रहा हूं, उसको आप जो है ढूंढ लीजिए पूरा, आईटी सेल पे सूचना दे दीजिए। अरे मनोज जी बोलेंगे कुछ? बिल्कुल मैं दे रहा हूं, वही चीज मैं बता रहा हूं। बताइए ना, हम तो वेट कर रहे हैं तब से। आप बता रहे हैं सब वापस लेने चाहिए। सुचता यही कहती है। अभी मैं जब तक नहीं दे रहा हूं तब तक के लिए तो मैं वापस ले रहा हूं। आपके पास प्रमाण नहीं है तो आपको अपने साथ वापस लेने चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात को कह रहा हूं आपके उस पे कि जो है अभी जब तक मैं आपको दे नहीं दे रहा हूं तब तक के लिए वो सब मैं वापस। मनोज उपाध्याय, इस तरह डिबेट नहीं होती है कि अगर आप देखिए बिना फैक्ट के आप कोई चीज हवा में उछाल दें उसके बाद आपको वापस लेना पड़े, ऐसी डिबेट नहीं होती है मनोज उपाध्याय। चलिए कोई बात नहीं। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में बर्क से लेके एसटी हसन से लेके आजम खान से लेके तमाम ऐसे लोग हैं जिनके कभी न कभी विवादित बयान आते हैं। बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी में भी तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे संगीत सोम हो, चाहे टेनी का मामला हो, चाहे और सब कई ऐसे लोग हैं जो कभी न कभी भड़काऊ बयान देते हैं। ओवैसी को ले लिया जाए, कुल मिला जुला के राजनीति में जो शुचिता है वो कैसे आएगी, इसलिए कि एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है ये। अभी ये 2019 का मामला था, आज इसमें फैसला सुनाया गया 3 साल बाद। अभी ये अपर कोर्ट में जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो ऐसे करते करते तो एक युग निकल जाएगा। तो कुल मिला जुला के किस तरीके से शुचिता को बरकरार रखा जाए, इसके लिए अक्रॉस ऑल पार्टीज मिलकर काम करना होगा। कैसे होगा ये? नहीं रमन जी, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। ये सामूहिक प्रयास की जरूरत है। आपको एक सामूहिक प्रयास करना होगा। इसमें जनता जनार्दन जो हमारी माननीय सम्मानित जनता है उसे भी आगे बढ़कर आना होगा। ऐसे लोग जो गलत तरीके के बयानबाजी करके आपका अटेंशन खींचते हैं, आपको उन्हें जनमत में खारिज करना होगा। आपको तय करना होगा कि जो लोग आपके बीच में रहकर काम कर रहे हैं वो आपके जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, या वो लोग जो गलत तरीके के बयानबाजी करके आपका अटेंशन छीन रहे हैं वो आपका काम करें। निश्चित तौर पर बुनियादी मुद्दों पर जन समर्थन अगर जनमत के माध्यम से निकल कर आता है और एक सामूहिक प्रयास होता है, देश के इंटेलेक्चुअल हो, सारे राजनीतिक दल हो, सभी को बैठ के ये बात नहीं होगी किसी भी कीमत पर हमें इस तरीके से राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखना ही होगा। और जो हमारे कार्यक्रम है, आपकी पार्टी के जो कार्यक्रम है वो जनता के बीच लेकर जाइए, इससे आप जनसमर्थन दीजिए। लेकिन हाँ, ये बात इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारे मीडिया हमारे चौथे स्तंभ की भी है। अगर आप इस तरह की हेट स्पीच को लगातार आप ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलाएंगे तो निश्चित तौर पर वो लोग जो अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं करते, एक स्पीच पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा 3 दिन होने लगती है। इसलिए इस तरह के बयान जानबूझ के कर भी कभी कभी ने कई बार दिए जाते हैं नेताओं द्वारा। तो ये अगर इस तरीके की न्यूज़ें बंद हो जाएंगी, ऐसे लोगों का जो उस बयान का बहिष्कार हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे बयानों की में कमी आएगी, ये मेरा विश्वास है।
चलिए, नावेद शिको हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नावेद जी, आपका स्वागत है। आज बात हो रही है आजम खान के खिलाफ जो फैसला आया है एमपी एमएलए कोर्ट का, उस पर बात हो रही है और राजनीतिक शुचिता की बात हो रही है। चूंकि राजनीति में जाने के लिए कोई कॉलेज से होकर गुजरना नहीं होता है, किसी राजनीति की पाठशाला से गुजरना नहीं होता है। राजनीति में शुचिता बरकरार कैसे रहे और इस तरह की हेट स्पीच जो लोग भी दे रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि राजनीति का स्तर ऊपर उठ सके, इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। जो मुझसे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे, मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस सिलसिला रोकने के लिए मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल सामने आना चाहिए। और आज जो चर्चा चली है उसमें मीडिया को भी ये संकल्प लेना चाहिए, ये वादा करना चाहिए कि इस तरह के नफरत को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपना प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, हम उसको ब्रेकिंग कह के चलाएंगे नहीं, क्योंकि वो इसीलिए कहते हैं कि उनको प्रसिद्धि मिले। उस नफरत के व्यापार से वो बड़े धन्यवाद हो जाते हैं राजनीति के, और उसका जिम्मेदार मीडिया है। मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल दिए हैं मीडिया को, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि उस गुनाह में मीडिया इसलिए गुनाहगार होता है, वो मीडिया इसलिए गुनाहगार होता है क्योंकि उस नफरत को आगे तक बढ़ाता है। अगर वो नहीं बढ़ाए तो मुझे लगता है कि वो इस तरह का सिलसिला रुक जाए। राजनीतिक मंचों पर ही नहीं, पैनल में भी, टीवी न्यूज के जो डिबेट हो रही है, कुछ चैनल ऐसे हैं कि सिर्फ नफरत के लिए ही इस तरह की डिबेट करते हैं और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना वाक्य और बातें और कंटेंट सामने आते हैं जिससे समाज में नफरत फैलती है। आज जो फैसला आया है उसका स्वागत है, हर देशवासी स्वागत करेगा। न्यायालय का हर फैसला जो है वो सर्वमान्य है, लेकिन इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि नफरत का जितने भी पॉलिटिकल सौदागर हैं उन सब के खिलाफ भी फैसला आना चाहिए है। अंकुर सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, अभी आप बोल रहे थे कि इसके ऊपर ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, यानी कि आप फैसले से खुश नहीं हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो बात यह है कि मैंने आपको जो बात बताई है वो कानूनी पहलू की दृष्टि से बताई है। वो तो मुझे भी पता है, वो मुझे भी पता है, बिल्कुल। और दूसरी बात है, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फैसले का आप स्वागत नहीं करते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक फैसले की बात कर रहे हैं। अगर इस पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा अच्छा अपनी बात को रखेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग राजनीतिक रूप से एक दूसरे के साथ गठबंधन में हैं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में माननीय आजम खान साहब के ऊपर 100 के करीब मुकदमे दाखिल हुए भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अब आप एक बात बताइए, जो हेट स्पीच के मामले हैं, अगर केवल हेट स्पीच की आप बात करते हैं तो जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो भारतवर्ष में प्रदर्शन हुए थे दिल्ली में, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों वाली बात पर आम जनमानस को कहा। फरवरी 2020 में ही कपिल मिश्रा का वीडियो आया भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने भी एक रैली में गलत शब्दों का प्रयोग किया। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में बाकायदा धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की धमकी दी गई। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिंह राय और जितेंद्र नारायण त्यागी, जो धर्मांतरण से पहले वसीम रिजवी जैसे लोग थे, दोनों ही नेता जमानत पर बाहर है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों डबल स्टैंडर्ड का फॉलो कर रही है? नहीं, भारतीय जनता, हमारा सवाल ये है कि कोई भी हेट स्पीच देता है, किसी पार्टी विशेष से संबंधित सवाल नहीं है हमारा सवाल ये है, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारा सवाल ये है कि राजनीति में शुचिता बरकरार रखने के लिए इस तरह के फैसलों का स्वागत होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से वो व्यक्ति और कितना भी बड़ा क्यों ना हो। देखिए रमन जी, सर्वप्रथम तो बात यह है कि ऑनरेबल कोर्ट हमारे यहाँ सुप्रीम है। अगर सुप्रीम है कोर्ट में जब आदमी को जस्टिस जिस चीज को कहा जाता है तो वो जस्टिस सही तथ्यों के आधार पे होना चाहिए। पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, आप कुछ तथ्यों को ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष अभी भी आप घुमा रहे हैं, अभी भी आप मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। रमन जी, मैं मिसइंटरप्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं वही बात रख रहा हूं जो बिल्कुल तथ्य परक है। भाई, कोर्ट के सामने कौन से तथ्य पेश किए गए? कोर्ट के सामने तथ्य पेश किया पुलिस ने। आप ये बताइए, आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? आप इस राजनीति में इस शुचिता को बरकरार रखा जाए तो ऐसे फैसलों का स्वागत होना चाहिए। आप उनकी वकालत करते नजर आ रहे हैं। जी, मैंने उनकी वकालत नहीं की, मैं ये कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी से आजम खान साहब के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे और उनकी पैरवी की गई 2019 से लेके, तो भारतीय जनता पार्टी के भी तो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हेट स्पीच के नावेद शिको जी आपसे रिएक्शन चाहेंगे। प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों
नागेश जी, इस बात को मैं फिर दोहराऊंगा कि इस तरह के फैसले का स्वागत है और इसका स्वागत सबको करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि नफरत की स्पीच कोई भी हो, नफरत की कोई भी हो, उसमें पूरा समाज, पूरे देश को नुकसान पहुंचता है और राजनीतिक इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ लगाम कसी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का सिलसिला कम होगा। लेकिन इस तरह के सवाल जरूर उठेंगे कि अगर आजम खान साहब, हम शिकायत करते हैं या कोई शिकायत करता है कि उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी थी जिससे नफरत फैली और वो शिकायत अपने मंजिल तक, गंतव्य तक पहुंच जाती है, तो और भी शिकायतों की प्रोसीडिंग में रुकावट नहीं आना चाहिए और शिकायतों को डंप करने का जो सिलसिला होता है वो भी थमना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक चाबुक चलने से काम नहीं चलेगा। अगर चारों तरफ इस तरीके का गुनाह है, इस तरह का अपराध है, इस तरह नफरत परोसने का सिलसिला पॉलिटिकल है, तो ज्यादा से ज्यादा और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस तरह की शिकायतों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह के शिकायतकर्ताओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि नफरत किसी भी समाज, किसी विदेश को भी नुकसानदेह है, किसी राजनीतिक दल या किसी सरकार नहीं हो रही है। देश में अगर नफरत फैलेगी किसी भी नेताओं के स्पीच के जरिए या टेलीविजन के जरिए या आम नुक्कड़ पर, चौराहे पर और पंचायतों में इस तरह की नफरत की बात होगी तो जाहिर सी बात है नुकसान इस देश का होगा। इसलिए नफरत के खिलाफ अगर कोई फैसला आता है तो उसका सिराकों पर स्वागत है। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ रही है, अगर कोई बयान राहुल गांधी की जुबान से निकलता है, स्लिप ऑफ टंग, उसको लेकर पूरे देश में बवाल हो जाता है। लेकिन इस तरह की हेट स्पीचेस, इस तरह के भड़काऊ बयान, इन पे फॉर्चुनेटली अभी एक्शन हो रहा है, लेकिन इनको लेके कोई हो हल्ला नहीं मचता। रमन जी, एक्शन कहाँ हो रहा है? आप ये देखिए, हेट स्पीच देने वालों का भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मान होता है। प्रज्ञा ठाकुर का बयान आप पूरे देश ने देखा, प्रज्ञा ठाकुर पे चर्चा पूरे देश में महीनों चलती रही और प्रधानमंत्री जी इससे बहुत दुखी भी हुए। बहुत दुखी मन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सदन में रखा भी और उसके बाद आज भी वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कब करेंगे मुझे जानकारी इस बात की नहीं है। आप टेनी महाराज का बयान देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से बहुत नाखुश हुए। टेनी महाराज आज भी मंत्रालय उनके पास है, कोई दिक्कत उसमें हो नहीं। किसान चाहे सड़क पर लाठी खा रहा है, चाहे किसान की मौत हो रही, चाहे उनके सीने पर गाड़ी चढ़ाई दी जाए, भारतीय जनता पार्टी के का सम्मान लगातार बढ़ा। इस तरह के तमाम बयान तमाम और नेताओं के भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी, मुख्यमंत्री बनने के पहले के बयान, गोरखपुर का अगर जो वरिष्ठ पत्रकार आपके पैनल में है उन्हें इस बात की जानकारी होगी, बहुत ही कठोर बयान मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर के मंडल में आया था अपनी स्पीच के दौरान। हम ये नहीं कहते, हम ये बार बार कह रहे हैं कि आप पूरी देश की राजनीति को सुचता लाने के लिए एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उसमें केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है और राजनीतिक दलों को अपने नेताओं को जो इस तरह की स्पीच बयानबाजी नफरती बयान करते हैं उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, उनका जाकर माल्यार्पण नहीं करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी करती है। और कोशिश पूरे जो सामाजिक कार्य में जुड़े हुए लोग हैं, जो एनजीओज हैं, सभी को मिलकर के एक माहौल बनाना चाहिए कि ऐसे लोग जो नफरती बयानबाजी करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जहां चुनाव मैदान में हो, निश्चित तौर पर जनमत उनके पक्ष में नहीं होना चाहिए। तो हमें लगता है ऐसे लोग जो क्षेत्रों में कम काम कर रहे हैं, केवल नफरती बयानबाजी से ही वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके आने में प्रतिबंध लगेगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से ही लग सकता है। हमें लगता है सामूहिक प्रयास की जरूरत है रमन जी, इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। जी मनोज उपाध्याय जी, अगर आपकी रिसर्च पूरी हो गई हो तो आपका भी रिएक्शन ले लें। नहीं, ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए रमन जी, सब की जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जो है समाजवादी पार्टी का अपना हो रहा हो, जिस प्रकार से आप लोगों का काम करने का, इन लोगों का तरीका है, उस तरीके में थोड़ा सा जो है आपने देखिए बदलाव की दृष्टि, ये जिसे आप खुर्सी, ये लोग जिस प्रकार से देशद्रोही ताकतों के रूप में काम करते हैं, आज कहीं ना कहीं इस बात से जो है पूरा देश से जो है इस बात से सोचता है, इसी नात यही आप क्या बोल रहे हैं? देशद्रोही ताकतों के रूप में काम। प्रज्ञा ठाकुर का बयान से आप सहमत हैं? नाथूराम गोडसे का समर्थन करने वाला आदमी देशद्रोही है, देशभक्त?
नहीं नहीं, नाथूराम गोडसे का आप बताइए, नाथूराम बिल्कुल गोडसे नाथूराम का गोडसे समर्थन का करने वाला नेता देशभक्त है या देशद्रोही? नहीं, आप इस बात को नाथूराम गोडसे ने कोई चैनल थोड़ी ना, बैठे हम प्रज्ञा ठाकुर के बयान को बताइए, बिल्कुल आप बताइए कि नाथूराम गोडसे का समर्थन बिल्कुल आप करने इस वाला बात के लिए नेता थोड़ी ना, नाथूराम गोडसे का नाथूराम समर्थन करने गोडसे वाला नेता देशभक्त है या देशद्रोही है? नहीं, नाथूराम गोडसे को आप बार बार लगातार खाली होगा। घेरने का काम, नाथूराम गोडसे के लिए जो है आप लोगों का बयान, वो नाथूराम गोडसे ने क्या जो है देश की आजादी में पूरी तरह से सहभागिता किया है। नाथूराम गोडसे को जो मानने ये थोड़ी ना, नहीं तो हम कह रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता आतंकवादियों के साथ खड़े होने का काम करते हैं। आज देखिए एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान जाके जो है वो नाथूराम जेएनयू में खड़ी होती है, राजनीतिक हिस्सेदारी है। आप बताइए कहां बात करते हैं इस बात के लिए? आप लोगों की रैलियों में आप लोगों के उस पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, आप कहां भूल रहे हैं इस बात के लिए? भारतीय जनता पार्टी आज अगर आजम खान साहब के ऊपर ये भी कार्रवाई हो रही है तो उसका भी भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरी तरह से एक्टिव है। आप उसको इग्नोर करने का काम करते आए हैं। कांग्रेस हो या इस प्रकार के विपक्ष का कि देश के लिए देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम आप करते आए हैं। आप कहां बात करते हैं जो है आपको, इसीलिए जनता ने आपको पूरी तरह से नकारने का काम आज जो है उत्तर प्रदेश हो चाहे देश की जनता ने पूरी तरह से आपको हटाने का काम किया है। आप भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके साथ खड़े होंगे। आप कहां काम करने के लिए, आप हमेशा शुरू से इस तरह से काम करते आए हैं। हम मानते हैं कि कांग्रेस का अपना जो है स्टेटमेंट, कांग्रेस का अपना एक झूठ बोलना उनके रगों में बसा है। आपने देश को तोड़ने का काम, आपके सारे नेताओं चाहे नेहरू गांधी से लेकर आप एक तरह से देख लीजिए, नहीं तो आज ये नौबत देश की नहीं आती है। आप जो सिर्फ चिल्लाना और शोर मचाना जानते हैं, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है और किसके हाथों में देश सुरक्षित है। ये भी आप इसको जो है मान लगा लीजिए। लोग हैं क्योंकि आपको बार बार जनता आपको इग्नोर कर रही है। आपकी आदत है, कांग्रेस पार्टी का कल्चर यही है, कभी बोल देंगे अनुराग जो है नेता हो सकते पूरी तरह से कि मशीन आएगी आलू को सोना बना देंगे। ऐसे पागल दिवालिया जो है जिस तरह से हुआ है इसको बिल्कुल नहीं आप कर सकते हैं। मैं इतना कहूंगा जो है भारतीय जनता पार्टी के जनता इस बात को मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए बात, क्रांति में योगदान नहीं, बोलिए प्रदीप जी। हमें कह रहे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुले मन से यह बात को स्वीकार किया कि नाथूराम गोडसे का देश की क्रांति में योगदान रहा है। उसने जो देश के महात्मा के सीने को छलनी किया वो अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी मैंने ये नहीं कहा, नहीं और क्या कहा, और क्या कहा आपने? देश की जो है आजादी में उनका पूरा योगदान है। बताइए योगदान बताइए, आप लोगों का, आप लोगों को बोलना है सिर्फ आप बोलेंगे, आप बताइए ना हमको कि आखिर क्यों जो है भारत है उनके कांग्रेस पार्टी जो है जाके जेएनयू में खड़ी होती है, क्यों आप जाते हैं उसकी जो है करने के लिए? आपके कार्यक्रमों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते क्यों होते हैं ऐसे? ये आप बोलने की कोशिश करेंगे नहीं, आप सिर्फ घूम फिर के नाथूराम गोडसे, मैं आज भी कह रहा हूं बड़ी उसके बिल्कुल उसमें योगदान रहा। आप कांग्रेस की देन है कि आज पाकिस्तान हमारे सिर पे खड़ा है, कांग्रेस की देन है, बाकी किसी की देन नहीं है। कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं ने जिस तरह से इस काम किया है वो बिल्कुल कभी जो है जनता इसको समझ रही है। आपके शोर मचाने से नहीं, जनता इसको समझ रही है। इस नाते मनोज उपाध्याय एक बात बताइए, मनोज उपाध्याय एक बात बताइए, गोडसे की तस्वीर लगाना, मनोज उपाध्याय एक बात बताइए, आपकी पार्टी में जैसे समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ एक्शन हुआ है कोर्ट का, ठीक है, आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, अगर वो दोषी हैं तो होना चाहिए। नहीं, हेट स्पीच आपको भी पता है, आपको भी पता है। कोर्ट अगर उनको दोषी मानती है, बहुत सारे लोगों को चल रहा है। मैं टेनी महाराज दोषी है जो है कोर्ट का मामला है। टेनी महाराज का बयान हेट स्पीच था या नहीं था? उनको दोषी किया है। टेनी महाराज का बयान हेट स्पीच के अंतर्गत आता है या नहीं आता? नहीं, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में। अगर उनके खिलाफ एक्शन आता है, कोई इस तरह का फैसला आता है, आप स्वागत करेंगे उसका? बिल्कुल करेंगे। हम कोर्ट का तो हमेशा हम लोग सम्मान करते आए हैं। कोर्ट जो भी फैसला लेगा, बिल्कुल न्यायपालिका से देश चल रहा। मैं नावेश शिको जी, बसपा की तरह काम नहीं करूंगा। नावेश शिको जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी पार्टी का जो नेता होता है वो अपने पार्टी के नेताओं की हेट स्पीच को दरकिनार करता है और दूसरों पे केवल लांछन लगाता है। राजनीति में टीएन शेषन ने जो शुचिता का एक अध्याय शुरू किया था वो कहीं ना कहीं दूर तक नजर नहीं आता। जी बिल्कुल।
देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर जिस तरह से आज फैसला आया, इस तरह के फैसले वाकई लगातार आते रहे, क्योंकि खतावार और गुनाहगार तो बहुत सारे राजनेता हैं, बयान इस तरह के बहुत सारे लगातार आते रहे हैं, सिर्फ चुनावी भाषणों में ही नहीं, तमाम तरीके से इस तरह के बयान आते रहे। अगर फैसले इस तरीके के ज्यादा से ज्यादा आने लगे और इस तरह की सजाएं सुनाई देने का एक अच्छा माहौल तैयार हुआ, तो मान के बड़े बड़े राजनीतिक दलों को कैडर गिर जाएंगे, क्योंकि ये दुकानें, राजनीति की दुकानें नफरत से चल रही है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, इस बात में कोई शक नहीं। और ये नफरत कहीं ना कहीं हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही है। एक बात को जरूर कहना पड़ेगा कि ये नहीं तो इनको सजा मिली तो उनको क्यों नहीं सजा मिली। उसके बाद जब ये प्रश्न उठता है तो सवाल ये आता है कि इनको सजा इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा, इसलिए सजा नहीं मिली। इसकी शिकायत लेकर हम न्याय के मंदिर में गए, इसलिए उनको सजा मिली। उन्होंने भी बोला, उनको खिलाफ क्यों नहीं लोग जाते हैं, सवाल ये भी उठता है। लोग ये कहते हैं, विपक्षी नेता आज बहुत कह रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं, और सवाल जायज भी है कि उनको सजा दी गई नफरत को लेकर, ठीक है, लेकिन उनको सजा क्यों नहीं दी गई? इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो सत्ता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो सवाल फिर एक और आता है, कहा यह जाता है कि उनके खिलाफ शिकायत लेके कौन गया, लेकिन जब ये सवाल आता है तो एक बात बड़ी कड़वी निकल के आती है कि शिकायतों का भी एक प्रायोजित तौर तरीके होते हैं। कई शिकायतें डंप हो जाती हैं, कई शिकायतें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, यानी पुलिस लेवल पे ही वहीं से डंप हो जाती है। वो इतनी हल्की हो जाती है कि वहां पर एक सख्त फैसला आने की नौबत ही नहीं आती है। लेकिन इस देश की जनता बहुत समझदार है, उसको पता है, उसको ये जरूर ये बात खटक रही होगी, इस बात में देश में खुशी होगी के खिलाफ एक फैसला आया है, एक बड़े राजनेता के खिलाफ एक फैसला आया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश की जनता को इस बात की कि हर आदमी नफरत को पसंद नहीं करता है, लेकिन यह भी सवाल मन में ये धारणा जरूर आई होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में भी आई होगी कि साहब हमारे वाले भी तो उससे ज्यादा नफरत की बात करते हैं, उनका क्यों नहीं आया। फिर वही घूम फिर के सवाल आ जाएगा कि उनकी शिकायत और उनका शिकायतकर्ता डर के मारे फिर घर बैठ जाता है, उसको शिकायत वापस लेनी पड़ती है, उसकी शिकायत डंप हो जाती है, इसलिए उनके खिलाफ फैसला नहीं आया। मैं समझता हूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है और इस पर चर्चा होना चाहिए और ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आजम खान के खिलाफ जो फैसला आया स्वागत है, लेकिन जिसके खिलाफ फैसला नहीं आ रहा है वो भी एक चिंता का विषय है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अधिवक्ता भी हैं। प्रदीप जी, इसके कानूनी पहलुओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के फैसले, इस तरह की जो हेट स्पीचेस होती हैं वो कोर्ट तक जाते जाते ज़्यादातर दम तोड़ जाती हैं, कई तो थानों तक जाते जाते दम तोड़ जाती हैं। तो कुल मिला जुला के इसकी मैकेनिज्म कैसे अच्छी बनाई जाए ताकि कोई भी हिमाकत न कर सके इस तरह की हेट स्पीच देने का, और उसको डर हो कि जल्दी से जल्दी उसके केस का निस्तारण हो जाएगा अगर उसने इस तरह का कोई काम किया तो। रमन जी, देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत कुछ बातें आपको बताई, लेकिन ये थोड़ी कम है, इससे ज़्यादा स्थिति ये है। देखिए, ये बात है कि शिकायतें नहीं पहुंच पाती, शिकायतें थाने तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ते। लेकिन चुनाव के दौरान नेताओं के जो बयान होते हैं वो चुनाव आयोग द्वारा उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होती है, ये मेरा अपना विश्वास है। अब ये बात जब ये एमपी एमएलए कोर्ट, जो एसीजीएम कोर्ट हो, एडीजे कोर्ट में जहां एमपी एमएलए कोर्ट बनाए गए हैं, वहां पर फैसले भी त्वरित आ रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। अब इसमें बात क्या होती है? बात यह होती है कि कोई भी न्याय व्यवस्था जो है वो दो साइकिल के दो पहियों से चलती है, एक प्रोसिक्यूशन से चलती है, एक डिफेंस से चलती है। प्रोसिक्यूशन कौन होता है? प्रोसिक्यूशन होती है सरकार। अब सरकार में बैठे हुए लोग जो उनके अपने लोग हैं, उनके गवाहों के उनके चार्जशीटेड होने में इस सब में लगातार देरी करते चले जाते हैं, गवाह उनको मिलते नहीं हैं, कभी छुट्टी पे चले जाते। कौन गवाह होता है? होती है पुलिस। किसकी है? जिसकी सरकार है। अब वो महोदय जो आईओ महोदय हैं वो आ ही नहीं रहे हैं, दरोगा जी आ ही नहीं रहे हैं, सिपाही जी आ ही नहीं रहे,
और महीनों कभी यहाँ ड्यूटी पर है, कहीं वहां ड्यूटी पर है, कहीं वहां ड्यूटी पर है, और ये चीजें लिंगर ऑन होती रहती हैं। कई बार इन स्थितियों में न्याय कहीं बाधित होता है, न्याय में कहीं देरी होती। लेकिन ये बात तय मान लीजिए कि इस व्यवस्था में आज नहीं तो कल कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसे लोग जिन्होंने हेट स्पीच दी थी, फैसला आएगा, न्याय अपना कदम अपने अंतिम दौर तक पहुंचेगा और निश्चित तौर पर निर्णायक फैसले तक पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अंकुर सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरएलडी के। अंकुर जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज की तारीख में आप सपोर्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, इसलिए आजम खान को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल की तारीख में आपका अलायंस किसी और से भी हो सकता है। सवाल सबसे बड़ा ये नहीं है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसके फेवर में क्या बात कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हर पार्टी को अपनी शुचिता और राजनीतिक शुचिता बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, और ऐसे मामलों में ऐसे मुकदमों का स्वागत होना चाहिए, ऐसे फैसलों का स्वागत होना चाहिए। ये रमन जी, सबसे पहली बात है कि जब मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी और सर्वप्रथम मैंने अपनी बात रखी थी, तो उसमें मैंने आपके सामने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा राजनीतिक शुचिता की बात करता है। इसके अलावा हम लोग अपने वक्तव्यों में हमेशा एक स्पष्टवादी सोच और समाज को एक करने वाली सोच रखते हैं, ना कि विध्वंसात्मक सोच रखते हैं। अब आप कहेंगे कि उदाहरण देना, आप चूंकि हमको आजम खान साहब के संबंध में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास भी सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब जैसे नुपुर शर्मा, नहीं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे नुपुर शर्मा है, नवीन जिंदल जैसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनसे अपना किनारा कर लिया। क्या इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं आ सकती थी? क्या इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अर्ली डिस्पोजल नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं हुआ। इनके खिलाफ तो मुकदमे चल रहे हैं अंकुर जी, इनके खिलाफ तो तमाम मुकदमे चल रहे हैं। सुनिए, इनके खिलाफ तो पूरे देश भर में मुकदमे किए गए थे। चार्जशीट कितने में दाखिल हुई है? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेजी से अपने को किनारा कर लिया, कह दिया कि नुपुर शर्मा हमारे लिए आलोक वर्ल्ड लेवल पे, जिनके बयान से भारत की छवि को धक्का पहुंचा है, भारत में वैमनस्यतापूर्ण माहौल बढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र ये कहे कि हमने इनको से पार्टी को किनारा कर लिया, कोई भी एक्शन उनके खिलाफ सरकार, आप सरकार के अधीनस्थ, आप सरकार के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपको एक बयान दे रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको केवल अपने प्रवक्ता पद से हटा दिया या पार्टी से किनारे करके अपने को बचा लिया, वो भी देखो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी साथ पे दब्बा लगा। आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? आज तक अरेस्ट नहीं हुई है। आप बताइए, इतने बड़े मामले में नुपुर शर्मा पे ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया गया? अब सवाल आता है आज की डिबेट में, आप हेट स्पीच की बात कर रहे हैं, तो हमारी आज की डिबेट में माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण या प्रतिनिधि महोदय बैठे हुए हैं, उनका बयान आप देख लीजिए, किस लेवल का उनका हेट स्पीच पूर्ण व्यवहार है, किस तरीके से वो अपोजिशन की आवाज को दबाना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो अपोजिशन के ऊपर एक तरीके से गलत आरोप लगा रहे हैं। क्या ये हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आएगा? आपने राहुल गांधी पे भी टिप्पणी कर दी, आपने विपक्ष के ऊपर भी देशद्रोही होने का आरोप लगा दिया। इस तरीके के आरोप भी तो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। उनसे जवाब लेते हैं मनोज उपाध्याय, जवाब दीजिए। हमने जितनी भी लोग किया, बिल्कुल ये लोग मनोज उपाध्याय से जवाब ले लेते हैं। अंकुर जी, देखिए, आपने कहा नुपुर शर्मा, हम संगठन का काम जो होता है भारतीय जनता पार्टी, नुपुर शर्मा को तत्काल हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप तो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आजम खान गलत हैं। आजम खान जो है आप बयान दिए, मैं उसके साथ खड़ा हूं, कोर्ट के साथ खड़ा हूं। आप लोग तो कहने से दूर भगते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस्तीफा करने का काम दिया है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वहां के उनको हटाई है। नहीं, आप क्या बात करेंगे भाई? जिस तरह से आप लोग जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़े होने वाले लोगों से हमको राय लेने की जरूरत नहीं है। आप बार-बार इस बात के लिए उनके लिए कार्रवाई हुआ, वो उनके लड़के ने जेल में जाके जो है जेल हुआ, उनके कार्रवाई हो गई है। आप कहां भूल रहे हैं? आप लोग हम चुप नहीं रहने वाले। जवाब दीजिए मनोज उपाध्याय, मनोज उपाध्याय विषयांतर मत कीजिए, टेनी महाराज के बयान की बात कीजिए। आप बताइए ना कि आप बोलिए ना इस बात को, उसको आप नहीं मानने को तैयार हो। आप लोग सिर्फ जो है जनता इसको जानती है, इसीलिए जनता बार बार जवाब दे रही है। समझिए ना समझिए, हम जनेऊ ऊपर से नहीं बांधते हैं दिखाने के लिए। हम लोगों ने जो धार्मिक जो है उसको हमारी कार्रवाई है,
शोर मचाने से किसी चीज की हल नहीं निकलता है आपका। आप कहाँ बोल रहे हैं इस बात के लिए? आप बार बार जो है जब देखिए तब आतंकवादियों के साथ खड़े होते आप नहीं जाएंगे। टेनी महाराज गुंडा है, टेनी महाराज के लिए कार्रवाई नहीं हुई है। टेनी महाराज में जो है कार्रवाई हुई, तुरंत FIR हुआ, टेनी महाराज का जेल हुआ। आप कहाँ बात करेंगे इस बात के लिए? गृह राज्य मंत्री है टेनी महाराज। अरे भाई शोर मचाने से काम नहीं चलेगा आपका। बताइए, आप सिर्फ शोर मचा सकते हैं और इस तरह से किसी भी चीज के लिए या नहीं बताइए आप बताइए पहले कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आपको अगर जानकारी है तो उसको कंफर्म करिए। जो लड़का गाड़ी अगर चला रहा था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और वो आज जो है आप सिर्फ शोर मचाएंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप बताइए कमल जो है आपने तो देखिए महिमा मंडित कर रखा है। जिस प्रकार टेनी महाराज बेकार में लगा रहे हैं, साथ खड़े हैं, बिल्कुल आप पूरी सरकार खड़ी है टेनी महाराज के साथ खड़ी रहेगी बीजेपी, क्योंकि उनके लड़के ने कार्रवाई किया, उस पर हमने कार्रवाई करने का काम किया है। आप लोगों बात से कमी नहीं काटी है। बोलिए ना आप इस बात को लिए, क्यों आप यही बताइए ना कि JNU में जो जाने वाले आपके थे कि नहीं थे, आपने उनको सम्मान दिया, आपने कन्हैया कुमार को भी पार्टी में सम्मान दिया, आपने उनको लेने का काम किया और आप बात करेंगे इस तरह से? आप लोग सिर्फ शोर मचाइए और इसीलिए बिना किसी आधार के आपका काम चलता रहेगा। और आप बार बार जो इस बात से आपका कोई जनता ये जानती है, जनता आपको जवाब दे रही है लगातार। आप इसको समझे या ना समझे? टेनी महाराज तो हैं, उनके लड़के को कार्रवाई हुई है, वो जेल। टेनी महाराज का जो बयान आप बार बार शोर मचानेंगे सिर्फ। टेनी आप बताइए, हमसे मैं इतना पूछना चाहता हूँ, रमन से पूछिए मुझको क्या आप कन्हैया कुमार को दोषी मानते हैं? क्यों आपने उसको दिया? आप उससे बोलिए ना, क्यों आपने भारत की एकता अखंडता को तोड़ने वालों के लिए आप खड़े होते हैं? पाकिस्तान एक लाइन का जवाब दीजिए ना, एक लाइन का जवाब दीजिए। टेनी महाराज के बयान की आप निंदा करते हैं या समर्थन करते हैं? नहीं, टेनी महाराज का बयान जो है उनका जो आप बार बार ये आ रहा है, मैं आज भी आप उनके लड़के के खिलाफ FIR हुआ। सीधी बात पे आइए ना, सीधी बात पे। नहीं, मैं सीधी ही बात कर रहा हूँ। FIR हुआ, वो जेल से आए, हम तो इसको बयान की निंदा करते हैं या समर्थन करते हैं? देखिए, मैं कोर्ट जिसको भी अगर दोषी मानता है मैं उसका कोर्ट का। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज उपाध्याय जी, प्रदीप सिंह जी, नाविद शिको जी, अंकुर सक्सेना जी। लेकिन एक सवाल हमेशा अनुत्तरित रहेगा कि राजनीति में शुचिता कैसे बरकरार रहेगी, इसलिए कि जो चुने हुए लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर हेट स्पीच देंगे तो कुल मिला जुला के शुचिता बरकरार रख पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि MP MLA कोर्ट फॉरेन एक्शन ले रही है, तो उसको आगे बढ़ के एक्शन लेना होगा और इसका दायरा बहुत बहुत बृहद होगा, बहुत व्यापक होगा, जिसमें सभी पार्टियां आएंगी। इस तरह की उम्मीद हम लोग आने वाले समय में भारत से कर सकते हैं। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।